हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल edu.time पर। और हम जैसे कि आप जान ही रहे हैं एनसीईआरटी क्लास थर्ड को चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, उनमें से नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप उम्मीद करते हैं नोट्स बनाते हुए चल रहे होंगे और चैनल को आप बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, सेशन को लाइक और शेयर करते हुए चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है लाइक शेयर मोटिवेशंस के लिए। और चलो आगे देखते हैं। तो अब नाइन्थ नंबर हमारे पास चैप्टर नंबर 9 है। अप्पू ने एक खेला खाया। अप्पू हाथी की बात हो रही है तो एक पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना कि हाथी को केले बहुत पसंद आते हैं। तो हाथी ने केला खाया और देखा कि पेड़ मुरझा रहा है। तो ये भी पॉइंट याद रख लेना कि पेड़ सूखने लगते हैं। पेड़ क्या हो जाते हैं? सूखने लगते हैं। क्यों? कारण कि बारिश नहीं हो रही है। बारिश नहीं हो रही है क्या मतलब कि पेड़ों को पानी नहीं पहुंच पा रहा है सही तरीके से। तो इसका समाधान अप्पू हाथी ने कैसे करा? तो काफ़ी समझदार हाथी था। नदी की ओर चल पड़ा, पहले पानी भरा और फिर सूंड में पानी भर के खूब नहाया और फिर क्या कर रहा है? केले के पेड़ को भी नहला दिया। ठीक है, तो ये तो इस तरीके से है कि केले के पेड़ को नहला रहा है कि वो पेड़ को पानी दे रहा है और पेड़ उसको केले दे रहे हैं। लेकिन पॉइंट ध्यान रख लेना ये है आपके यहाँ, घर के आसपास पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। ठीक है, और अगला पॉइंट इसमें किसी जानवर को पानी पिलाया है, हाथी नदी पर गई, तो ठीक है कोई नहीं है। जानवर पानी कहाँ से पीते हैं? देखो अब ये चीज़ ध्यान रख लेना, पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है जिन्हें कोई पानी नहीं देता है। तो इसका आंसर ध्यान रखना, पेड़ पौधों को पानी कहाँ से मिलता है? उनकी जड़ों से मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मतलब आपको यहाँ पर चीज़ों को पढ़ के एनालाइज करते हुए चलना है, विश्लेषण करते हुए चलना है। देखो आंसर आगे दे ही रखा है, ज़्यादातर पेड़ पौधों को पानी बारिश से मिल जाता है। बारिश आते ही पेड़ पौधे खिल उठते हैं। ठीक है, तो अब ये आओ बारिश एक कविता के बारे में पढ़ रहे हैं। बादल आए, ये कविता हमें मिलती है, गोरे गोरे काले काले बादल आए जादू वाले। ठीक, तो ये सारी कविता जो बादल आए कविता है, ये किसने लिखी थी? नाम ध्यान रखना, हरीश निगम चमक एकलव्य, हरीश निगम ने लिखी थी। और आप देख रहे होंगे बादल, ठीक बादल आ रहे हैं, तो बादल के बनने का कारण क्या होता है? बादल के बनने का कारण साइंटिफिक रीज़न है, तो ध्यान रख लेना, बादल के बनने का कारण मिलता है वाष्पीकरण, और वाष्पीकरण के बाद है संघनन। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ये बादलों के बनने का कारण मिलता है। ठीक, तो बादलों के बनने का कारण क्यों बताया मैंने आपको? ये रीज़न इसका यही है कि जो बादल हमें मिलते हैं, सबसे पहले अगर हम बात कर ले हैं नदी या बात कर लेते हैं तालाब, तो नदी और तालाबों से जो पानी है उसका क्या होता है? उसका होता है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण होता है उसका। ठीक है, इवेपोरेशन होता है और फिर ऊपर यानी कि आसमान में जाकर के प्रक्रिया होती है संघनन, कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है, ये संघनन की प्रक्रिया होती है। और संघनन की प्रक्रिया के बाद बादलों का निर्माण होता है। संघनन की प्रक्रिया के बाद बादलों का निर्माण होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखते हुए चलो कि बादलों के बनने का प्रमुख कारण क्या मिलता है हमारे पास? तो वो मिल जाता है संघनन। ठीक है, और वर्षा के बाद, वर्षा के बाद, तो वर्षा के बाद इंद्रधनुष, रेनबो दिखाई देता है। वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक, ये चीज़ याद रखते हुए चल लेना। ठीक है, ये चीज़ क्या करना? याद रखते हुए चलना। बाहर की तरफ रेड कलर मिलता है हमें इंद्रधनुष में और अंदर की तरफ वॉयलेट कलर मिलता है। तो जो आप VIBGYOR पढ़ते हैं वो अंदर से बाहर की ओर चलता हुआ क्रम मिलता है। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखते हुए चलिएगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। आप फटाफट स्क्रीनशॉट और अपनी कॉपी पर नोटबुक पर नोट करते हुए चलो, बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा आपको ये।
कवि को बादलों में कुछ दिखाई दिया है, बादल क्या करते हैं, बारिश आने पर कैसा लगता है, ये आपस में डिस्कशन वाले पॉइंट हैं। अभी चर्चा करी मैंने, इंद्रधनुष देखा है तो इंद्रधनुष कब दिखाई देता है, तो आंसर आपको अभी बता दिया मैंने, वर्षा के बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है। ठीक, बारिश होने पर नाव बनाने, उसे पानी में चलाने में मज़ा आता है ना, कागज़ की नाव बनाओ पानी पर चलाओ। ठीक है, चलो ये अपने अनुभव आपको यहाँ पर चित्र में बताते हुए चलना है। ठीक, और यहाँ पर ये पॉइंट इम्पोर्टेंट कि बच्चों से बारिश से जुड़े अनुभव को सुने। बारिश के प्रभाव अच्छे और बुरे दोनों। बुरे प्रभाव कौन से, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ के आने की संभावना बन जाती है। अच्छे प्रभाव कौन से, तो बारिश के बाद फसल अच्छी होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट डिस्कशन के पॉइंट हैं, चलना इनको पढ़ते हुए चलना। ठीक, तो ये कुछ 2-3 पॉइंट यहाँ से मिले क्वेश्चन। अगला 10th नंबर चैप्टर, क्वेश्चन नंबर यानी चैप्टर नंबर 10, खाना पकाएं खाना खाएं। भाई देखो अलग अलग तरीके के बर्तन है, कढ़ाई है, यहाँ पर तवा है, हंडिया दिखाई दे रही है, कुकर दिखाई दे रहा है, फ्राई पैन दिखाई दे रहा है, तो अलग अलग तरीके के बर्तन हैं। इन बर्तनों के बारे में तुम्हें बताया गया है यहाँ पर कि कौन कौन से बर्तनों का इस्तेमाल कहाँ पर होता है। हाँ, बर्तन किन किन चीज़ों से बने होते हैं, जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं स्टेनलेस स्टील, तो स्टेनलेस स्टील किससे मिलके बना होता है, तो आयरन प्लस कार्बन प्लस टिन प्लस क्रोमियम, इनसे मिलके बना है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, लोहा, कार्बन, टिन और क्रोमियम स्टेनलेस स्टील। बर्तन इसके अलावा बने होते हैं तांबे के, कॉपर के बर्तन बने होते हैं। ठीक, बर्तन बने होते हैं पीतल के, बर्तन बने होते हैं पीतल, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रास बोलते हैं। बर्तन बने होते हैं ब्रॉन्ज के, ब्रॉन्ज जिसको हम क्या बोलते हैं, कांसा कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, कांसा कहा जाता है। ठीक है, आपने सुना होगा ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक की बात कर रहे थे। ठीक, तो अब आप लोग मुझे यहाँ पर ये बताएंगे, देखो तांबा अपने आप में एक धातु है, लेकिन आप लोग मुझे बताएंगे कि पीतल किस किस से मिलके बना है, कॉपर के साथ हम क्या मिक्स करते हैं कि पीतल बनता है, कांसे के साथ, कांसे को बनाने के लिए हम कॉपर के साथ क्या मिक्स करें कि कांसा बन जाता है। तो ये दोनों मुझे कमेंट करके आप लोग बताना, मैं आपको इससे पहले बता चुका हूँ, इसलिए आप केवल रिवीजन कर रहा हूँ। चलो अगला, कुछ खाना पकाकर कुछ खाना कच्चा खाते हैं। खैर, अब बोल रहा है कि अभी रोटी देखी होगी, रोटी देखने के लिए कितने काम करने पड़ते हैं, तो आटे को लेकर के रोटी थाली में आने तक का पूरा प्रोसीजर इन्होंने दिया हुआ है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। ठीक है, और ये कह रहा है कि जो चीज़ें खाते हैं उनकी चर्चा करते हैं, तरह तरह की चीज़ें पकाई हैं, कोई सेकी है। हाँ, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये इम्पोर्टेंट है। हम चीज़ों को कैसे खाते हैं, तो सेक कर, तल कर, ठीक है, भून कर। ठीक, ये तीनों एग्ज़ाम में दिए गए हैं। ठीक है, भूनते हैं तो किसी को भाप में पकाते हैं, तो पका कर तो ये पता ही है, एग्ज़ाम में दिया गया है सेक करके। ठीक, रोस्टेड है, फ्राइड मिलेगा, यहाँ पर फ्राई किया जाएगा, यहाँ रोस्टेड किया जाएगा, और सेक करके मतलब सेक करके बनाई जाएगी यहाँ पर रोटी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये सेक कर, तल कर और भून कर, ये 3 तरीके आपको पूछा गया है, आपके सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है ये। फिर हम कंफ्यूज होते हैं, इंग्लिश में भी अगर हम देख लेते हैं तो चलो पेज डाउन चलते हैं आगे, आपको यहीं पर ही मिल जाएगा। हाँ, क्या दिख रहा है, गिव द एग्जाम्पल डेफिनेशन ऑफ द 2 मेथड ऑफ कुकिंग्स। कहाँ पर देख रहे थे हम, मेथड ऑफ कुकिंग्स, और पेज अप कर लेते हैं। देखो वेरीफाइड्स, देखो यहाँ पर सम ऑफ द रोस्टेड एंड सम ऑफ स्टीम्ड, यहाँ पर बेक्ड है, फ्राइड है, ये 3 चीज़ें आपको दी गई हैं, फ्राइड दिया गया है, रोस्टेड दिया गया है और स्टीम्ड दिया गया है। ठीक है, चलो अब हिंदी में चलते हैं। तो पकाने के सामान की चीज़ें लिखो, ये तो आपसे फिर से जोड़े मिलाव की बात चल रही है कि भूनकर, तलकर, सेककर, उबालकर किस किस तरीके से हम चीज़ों को खा सकते हैं। ठीक, इसके अलावा
व्यक्तियों को जानकारी के स्रोत भी हो सकता है, मतलब कि सिर्फ किताब नहीं, हम शिक्षिका से और व्यक्तियों से भी जानकारी प्राप्त करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। यानी कि जो हमारा स्कूली जीवन है इसको क्या करना है, वास्तविक जीवन से जोड़ देना है। ठीक है, चलो तुमने खाना पकाया, किस तरीके से पकाया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, मिट्टी का तेल, कोयला, बिजली, गैस, धूप, लकड़ी, उपले, तो ये कुछ तरीके बताए गए हैं। तो यहाँ आगे ऊर्जा स्रोतों की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऊर्जा स्रोत जैसे कि हम बात कर लेते हैं, मिट्टी का तेल है, कोयला है, लकड़ी और उपले, ये परंपरागत कहे गए हैं। ठीक है, बिजली, गैस और धूप ये गैर परंपरागत या नवीकृत कहे गए हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोला गया है, इनको हमने अनवीकृत बोला, जिन्हें सर्कल किया मैंने। तो देखो जो मैं बोल रहा हूँ वो भी नोट करते हुए चलना, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ठीक, तो जो सर्कल में है, जो मैंने आपको सर्कल में बताया था, वो सर्कल वाले तो हो गए हमारे पास ट्रेडिशनल यानी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, और जो मैंने इस तरीके से डैश में बताया, इस डैश में बताने का मतलब हो गया कि ये हो गया हमारे पास गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलो अगला देखते हैं, खाना पकाना। हाँ, ईंधन का पर्यावरण पर प्रभाव, तो फिर से वही बता रहा हूँ आपको, जो हमारे परंपरागत स्रोत होंगे ऊर्जा के, परंपरागत मतलब कि जो पुराने समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वो अक्सर हमारे पर्यावरण पर क्या करते हैं, हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, जो सर्कल में इससे पहले मिट्टी का तेल है, कोयला, लकड़ी, उपले, बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं। याद रखना, साबुत मूंग को पानी में डालकर रात भर भिगो दो, सुबह गीले कपड़े में लपेट कर ढक कर रख दो, तो क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे जो मूंग दाल है वो क्या हो जाएगी, वो अंकुरित हो जाएगी, स्प्राउट्स आ जाएंगे उसमें, स्प्राउटेड हो जाएगी। ठीक, इसके अलावा ये बोल रहा है कि इस तरीके से कटा हुआ प्याज, टमाटर, नमक मिलाओ और कक्षा में मिल बांट कर खाओ। ठीक है, नींबू में शिकंजी किस तरीके से बनाई जाती है, और इसी तरीके से कुछ अलग अलग बच्चों के लिए ये तरीके बताए गए हैं कि बच्चे आपस में चीज़ों को क्या कर सकें, मिलजुल कर चीज़ों को बना सकें। ठीक है, अपने परिवेश के अनुसार कुछ चीज़ें बना सकें और मिलजुल कर बना सकें, जिनमें उनमें क्या होगा, जिनमें सामाजिकरण का विकास होगा बच्चों में। ठीक, चलो अगले पॉइंट की ओर देखेंगे। अगला चैप्टर नंबर 11, रेलगाड़ी। आओ बच्चों, छुक छुक करती रेलगाड़ी, सीट देकर बैठ जाए एक दूसरे के पीछे। और देखो ये एक काफ़ी पुरानी भी है, रेलगाड़ी छुक 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 छुक। तो ये बच्चे यानी कि बचपन में खेला करते थे, तो ये एक बहुत अच्छी कविता है। ठीक है, पुल पगडंडी, टीले पे डंडी, पानी में कुंडी, तो इन सबको पीछे छोड़ के रेलगाड़ी, और वो कविता है हरेंद्र चट्टोपाध्याय की। ठीक, तो रेलगाड़ी में कब बैठे हो, रेलगाड़ी कहाँ से चलती है, लोहे की सड़क पटरी को कहा गया है, कहाँ से होके जाती है, तो ये सारी चीज़ें आपको रेलगाड़ी के बारे में बता रहा है। आपको ध्यान रखना है कि रेलगाड़ी में जाने से पहले हमें टिकट लेना पड़ता है, जिसमें व्यक्ति का नाम, मतलब अगर रिजर्वेशन की बात करें तो व्यक्ति का नाम, स्टेशन का नाम, रेलगाड़ी का नंबर, कहाँ से कहाँ तक जाना है, डेट, ये सब दिया रहता है। ठीक, देखो जहाँ दे रखा है बस, रेलगाड़ी और कार की हम बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट, बुआ की शादी थी, तो ये क्या कर रहे हैं, अमेरिका गए थे तो हवाई जहाज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, और दुल्हन क्या कर रही है, डोली में बैठ कर आ रही है। ये केरल गई थी, तो केरल में क्या है, बस और ये है, लेकिन केरल में स्पेशली नाव का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना, केरल में नाव का प्रयोग जो किया जाता है, तो लकड़ी की छोटी नाव, लकड़ी की छोटी नाव को क्या कहा जाता है, वेल्लम कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट, शिमला गए थे, तो ये किससे गए थे, बस से गए थे, और फिर बाद में वहाँ पर उन्होंने खच्चर या घोड़े का प्रयोग भी किया था। आपस में जाने के लिए हम गाड़ी या रिक्शे का प्रयोग करते हैं। मामा जी के गांव ये गया, तो गांव में अक्सर बैलगाड़ी चलती है। ठीक है, तो इस तरीके से वाहनों के नाम आपको बताना है, कैसे कैसे जाना चाहेंगे अलग अलग जगहों पर, ये आपको बताना है। ठीक है,
वास्तव में किताबें या फिल्में आदि में देखा होगा, इन सभी पर आप चर्चा कर सकते हैं। चर्चा करके आपको क्या मिलता है, आपको समझने में मदद मिलती है, समझने में मदद मिलती है। ये चीज़ याद रखते हुए चलना, ठीक है। अगला पॉइंट, कुछ वाहनों के चित्र बनाना है। कहाँ से आते हैं, खाली वाहनों में। अच्छा, ये आपको बताना वाहन काम क्या है। ये पोस्टल बस है, पोस्टल व्हीकल या बस हमें मिल जाती है जो डाक एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है। ट्रैक्टर, ये आपको पता ही है, ठीक है। वाहन काम, ये डबल डेकर बस अक्सर मुंबई में चलती है। एम्बुलेंस सफ़ेद, ठीक। चलो, तो ये कुछ पॉइंट चल रहे थे हमारे यहाँ पर। कुछ वाहनों के नाम लिखो, पहियों से जोड़ दो, कितने कितने हैं, डीजल से चलने वाले, बिजली से चलने वाले। ये चीज़ याद रखना। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन कभी कभार रिलेट करते हुए क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि आज से 50 साल पहले लोग कैसे आते जाते थे, तो या तो वो पैदल आते थे, या वो बैलगाड़ी से आते थे, या फिर घोड़ा गाड़ी से ये आते थे, ठीक है। 20 साल बाद लोग कैसे आएंगे, तो अब ये तो हॉलीवुड मूवी को देख करके ही आप अनुमान लगा सकते हैं कैसे आएंगे। बच्चों से वाहनों में आए बदलाव पर चर्चा करें, और इन चर्चा में क्या कर सकते हैं, दादा नानी की मदद भी बच्चे ले सकते हैं, ठीक है। चलो, रेलगाड़ी, डब्बों वाली रेलगाड़ी का चित्र बनाओ। छुक छुक की आवाज़ पहचान लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ आवाज़ें दी गई हैं। ये बच्चों के लिए है कि आप जब पढ़ाओगे, क्लास में शिक्षक बन जाओगे, तो किस तरीके से इस चीज़ों पर बात करेंगे, ठीक। सबसे ज़्यादा शोर कहाँ सुना है, इतना शोर अच्छा लगता है, क्यों, तो ये चीज़ यहाँ पर दे रहे हैं। रेलगाड़ी का मॉडल बनाने के लिए माचिस के डब्बों या टीन के डब्बों का प्रयोग किया जा सकता है। बोतल के ढक्कन से पहिए बनाए जा सकते हैं। ये फिर वेस्ट में से बेस्ट वाली बात है। अग्निशमक दमकल गाड़ी जिसको हम बोलते हैं, फायर व्हीकल, क्या क्या दिखाई दे रहा है, एम्बुलेंस दिखाई दे रही है, पुलिस की गाड़ी दिखाई दे रही है। आपात स्थिति पर अक्सर हमें जो बुलाना होता है, तो पुलिस या फिर हम एम्बुलेंस को बुलाते हैं, ठीक है। और आग लगने पर अग्निशामक यानी कि फायर ब्रिगेड को कॉल किया जाता है। चलो, ये अलग अलग तरीके के रंग हैं जिसको जिक्सॉ पजल के तौर पर हम इस्तेमाल या देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ पॉइंट और फैक्ट देख रहे थे। 9 चैप्टर, 10 चैप्टर, 11 चैप्टर। वही फिर से कहूँगा कि पर चैप्टर मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन अगर एक बार आप रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर को, तो आपका कहीं पर भी चैप्टर मिस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये ईवीएस के लिए है, जल्दी एसएसटी के लिए भी हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। चैनल आपका अपना चैनल है और आप चाहते हैं कि सर इसी तरीके की वीडियो बनाते हुए चलिए, तो चैनल को भाई तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के संग शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।